गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज का जो एपिसोड है यह विशेष तौर पर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर आधारित प्रश्नों पर है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज के साथ साथ मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज मिल रही है, साथ में पर्यावरण पारिस्थितिकी की सीरीज है और कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज प्राप्त हो रही है। तो आप इन सभी सीरीज का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। इसी के साथ आज का प्रश्न हम प्रारंभ करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित देशों में किसका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन सबसे कम है। तो यह एक कह सकते हैं कंटेम्प्रेरी इशू पर आधारित प्रश्न है, समसामयिकी पर, और यह आंकड़ा बदलता भी रहता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जो आंसर होगा ये तो होगा भारत, क्योंकि भारत जो है यह सबसे कम देखा जाए तो जो एनर्जी कंज्यूम करता है उसके एवज में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सबसे कम करता है प्रति व्यक्ति के अनुसार। तो इस आधार पर इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव वैज्ञानिक ने भोजन श्रृंखला में एक से अधिक भोजन कड़ियों के बारे में बताया है। तो वैसे देखा जाए तो यहां पर सी एल्टन महोदय ने बताया। किसने बताया है? सी एल्टन महोदय ने बताया है। और यह कब की चर्चा है? तो यह चर्चा है 1927 की। कब की है? 1927 की चर्चा है। लेकिन आर्द्र श्रृंखला की जो संकल्पना है यह पहली बार किसने दिया है? तो यह संकल्पना 9वीं शताब्दी का है और अफ्रीकी तथा अरब वैज्ञानिक एवं दार्शनिक अल जाहिज ने दिया है। किसने दिया है? अल जाहिज। तो दोनों आंसर को आप स्पष्ट रखिएगा। अल जाहिज जो है यह खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को दिए हैं, जबकि भोजन श्रृंखला में एक से अधिक भोजन की कड़ियों के बारे में कौन बताया है? तो सी एल्टन महोदय ने बताया है। और इनका सिद्धांत कब का है? ये है 9वीं सदी का। कब का है? 9वीं सदी का। चलिए अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से बताना है। यहाँ पर एक सूची है, मिलान करना है। जैसे लिखा है पूरा आर्कटिक प्रदेश का संबंध किससे है। फिर लिखा है नूतन आर्कटिक प्रदेश का संबंध किससे है। प्राच्य प्रदेश का संबंध किससे है। नवायन वृत्तीय प्रदेश का संबंध किससे है। तो पूरा आर्कटिक जो प्रदेश है इसका संबंध है यूरोप एवं उत्तरी एशिया। इसी प्रकार जो नूतन आर्कटिक का क्षेत्र है यह उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड से इसका संबंध है। और प्राच्य प्रदेश का जो संबंध है दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया से है। इसी प्रकार नवायन वृत्तीय प्रदेश का संबंध जो है यह है दक्षिणी अमेरिका से। अर्थात अगर हम मैच करें अपने आंसर का तो 3412, तो 3412 अर्थात ए विकल्प सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी काफी अच्छा है। यहां पर है, निम्नलिखित में से भूगोल की किस पीठ ने मनुष्य को जैव मंडल का घटक माना है। तो शिकागो पीठ। वैसे बहुत सी पीठ हैं, इन सभी पीठों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे जब सिद्धांत की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर होगा ये होगा शिकागो पीठ, जिसने मनुष्य को जैव मंडल का घटक माना है। और इसी को हम लोग गहन पारिस्थितिकीय का नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं? गहन पारिस्थितिकीय का नाम देते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम स्थानिक पादप की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। स्थानिक पादप की जो संकल्पना का प्रतिपादन है यह किसके माध्यम से किया गया है? उनका नाम है टी कैंडोल महोदय। कौन है? टी कैंडोल महोदय, अर्थात ऑगस्टिन डी कैंडोल महोदय ने ही स्थानिक पादप की संकल्पना का प्रतिपादन किए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित में से किसने द्वीपीय जैव भूगोल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो द्वीपीय जैव भूगोल के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है आर मैक आर्थर एवं ई विल्सन ने किया है। किसने किया है? आर मैक आर्थर एवं ई विल्सन ने किया है। किस सिद्धांत का? तो द्वीपीय जैव भूगोल के सिद्धांत का प्रतिपादन। अगला प्रश्न यहां पर है, ये भी मिलान करने पर आधारित है। जैसे लिखा है स्टॉकहोम सम्मेलन। तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 का है।
इसी प्रकार IPCC की जो चौथी रिपोर्ट है ये आई है 2007 की है। रियो सम्मेलन जो है यह 1992 का है। और इसी प्रकार जो यूनाइटेड स्टेट में वैश्विक जलवायु बदलाव प्रभाव का अध्ययन किया गया है, ये किया गया है 2009 में। इस आधार पर इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा, अगर हम मिलान करें तो हो जाएगा 4 फिर 3 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 अर्थात यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी यहाँ पर लिखा गया, शक्ति संरचनाओं, पर्यावरण और आर्थिक असमानताओं के बीच संबंध को क्या कहा जाता है। तो इसका जो नाम है यह नाम काफ़ी अच्छा है और यह कई बार पूछा गया है प्रश्न और भविष्य में भी पूछा जाएगा। तो इसका नाम है राजनीतिक पारिस्थितिकी। क्या नाम है? राजनीतिक पारिस्थितिकी, जिसमें शक्ति संरचनाओं, पर्यावरण और आर्थिक असमानताओं के बीच संबंध को दर्शाया या संबंध को कहा जाता है क्या? राजनीतिक पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। जो इकोलॉजी शब्द है इसका प्रयोग किसने किया है, यह भी प्रश्न काफी अच्छा है। अर्नेस्ट हैकल महोदय ने किया है। किसने किया है? अर्नेस्ट हैकल महोदय ने किया है। इसका शब्द तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात पारिस्थितिकीय शब्द का प्रयोग किया है। जबकि पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द का जो प्रयोग है वह एजी टांसले महोदय ने किया। किसने किया है? एजी टांसले। जो आगे प्रश्न मिलेगा तो इसका तो आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। यहां पर है पारिस्थितिकीय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो अर्नेस्ट हैकल महोदय ने ही किया है। किसने किया है? अर्नेस्ट हैकल। यही है, कोई दूसरा नाम नहीं है। फिर अगर हम अगले प्रश्न पर जाएं तो संपोषित विकास की अवधारणा किस वर्ष में प्रकाश में आई थी। वैसे अगर हम बात करें संधारणीय विकास की, इसको हम टिकाऊ विकास कहते हैं, संधारणीय या टिकाऊ विकास। तो वैसे तो यह संकल्पना जो है यह वर्टलैंड रिपोर्ट की है, जो 1987 कब की है? 1987 की है। लेकिन इसी को वास्तविक रूप में एजेंडा 21 का जो रूप दिया गया, किसका रूप? एजेंडा 21 का रूप, यह 1992 का है। कब का है? 1992 का है। और यही वर्तमान का जो रूप है, यही कालक्रम में बदलकर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का रूप है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है, संपोषित विकास की अवधारणा किस वर्ष में प्रकाश में आई है, तो वास्तविक तो अगर देखा जाए तो पहली बार चर्चा तो 87 में हुई है, लेकिन यहाँ पर 87 विकल्प नहीं है, तो 92 हमारा सबसे बेहतर आंसर होगा, क्योंकि 92 में ही एजेंडा 21 को प्रकाश में लाया गया था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकीय तंत्र शब्दावली का प्रयोग किसने किया है, तो एजी टांसले महोदय ने किया है। किसने किया है? एजी टांसले। तो स्पष्ट रखिएगा, पारिस्थितिकीय शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो अर्नेस्ट हैकल ने किया है। जबकि पारिस्थितिकीय तंत्र का किसने इस्तेमाल किया है, तो एजी टांसले महोदय ने किया है। यहाँ पर हमको कूटबद्ध टाइप का प्रश्न है और आंसर बताना है कौन सा सही है। जैसे लिखा है, स्पर्धी अपवर्जन का कानून कहता है कि कोई भी दो प्रजातियां समान निकेत को ग्रहण नहीं करेंगी तथा एक ही पर्यावास में समान संसाधनों के लिए बहुत समय तक प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगी। ये बात पूरी तरीके से सही है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। और यह एक प्रकार का डेफिनेशन भी होता है जिसको हम कहते हैं पारिस्थितिकीय निकेत। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय निकेत। फिर यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट लिखा है, कम प्रभावी प्रजातियों की तुलना में अधिक प्रभावी प्रजातियां विस्तृत तथा व्यापक पारिस्थितिकीय निकेत ग्रहण करती हैं। ये भी स्पष्ट है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अगला लिखा है, पारिस्थितिकीय निकेत जनसंख्या संसाधन चर में प्रभावित नहीं होती हैं, गलत है, इसमें प्रभावित भी होती हैं। अर्थात यहाँ पर बेहतर आंसर जो होगा 1 और 2 होगा। इस आधार पर आंसर मिल गया टी। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, पारिस्थितिकीय निकेत किसका संकेत करता है। पारिस्थितिकीय निकेत में क्या चीजें होती हैं जो हमको डिस्कस करना होता है। तो यहाँ पर लिखा है, मनुष्य तथा पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया। फिर लिखा है, पारिस्थितिकीय व्यवस्था में जीव की कार्यात्मक भूमिका। तो वैसे अगर सबसे बेहतर हम विकल्प की बात करें तो वह तो बी विकल्प है। क्या है? बी विकल्प है। इसमें पारिस्थितिकीय व्यवस्था में जीव की कार्यात्मक भूमिका का वर्णन किया जाता है कि किस परिवेश में किस प्रकार का प्राणी रह सकता है, उसी को कहते हैं पारिस्थितिकीय निकेत। यहाँ पर अगला प्रश्न है, खुले और विभिन्न आकारों और प्रकारों अपेक्षाकृत स्थिर समतुल्यता में जीवों और अकार्बनिक घटकों में युक्त भौतिक प्रणालियों की एक विशेष श्रेणी को हम किस रूप में जानते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग पारिस्थितिकीय तंत्र। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय तंत्र, अर्थात इसी को कहते हैं इकोसिस्टम। और यह जो डिफिनीशन दी गई है, वैसे यह डिफिनीशन सबसे बेहतर तरीके से ओडम महोदय ने दिया है। किसने दिया है? ओडम महोदय ने।
और यह 6 चरणीय परिभाषा है। कितने चरण की परिभाषा है? यह 6 चरणीय परिभाषा है जो ओडम महोदय ने प्रस्तुत किया है, और उसी में इन्होंने बताया है कि जो पारिस्थितिकीय तंत्र होता है यह एक आदर्श अमूर्त परिकल्पना होता है जिसका आकार कुछ भी हो सकता है, अर्थात छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इसी आधार पर कह रहा कि आकार, प्रकार, अपेक्षा, ये सब जो सेंटेंस लिखा गया है यह किसके विषय में डिफाइन करता है? तो पारिस्थितिकीय तंत्र के विषय में, अर्थात इकोसिस्टम के विषय में यह डिफाइन करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि एक पारिस्थितिकीय तंत्र के संबंध में निम्नांकित कथनों में कौन सा सही नहीं है, बताना है। अब यहाँ पर आप पढ़िए विकल्प को। यहाँ पर लिखा गया है कि यह एक सुसंचरित कार्यात्मक इकाई है, अर्थात बताना है कि पारिस्थितिकीय तंत्र में कौन कौन से पॉइंट हैं जो इंक्लूड हैं। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है कि जो पारिस्थितिकीय तंत्र अर्थात इकोसिस्टम से जुड़ा नहीं है, और वह जो है वह है डी। क्या है? डी है। जैसे लिखा है कि यह एक समृद्ध तंत्र होता है। समृद्ध का तंत्र समृद्ध का मतलब होता है कि एक बंद तंत्र। क्या बात कर रहा है? यह एक बंद तंत्र की बात कर रहा है। तो प्रकृति में कोई भी तंत्र बंद नहीं होता है, बल्कि सभी तंत्र कैसे होते हैं? खुले तंत्र होते हैं, ओपन सिस्टम होता है। अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो आर्टिफिशियल तंत्र बंद हो सकता है, लेकिन जो प्रकृति प्रदत्त तंत्र होते हैं ये कभी बंद नहीं होते, बल्कि सब ओपन सिस्टम होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो लिखा है, देखिए ये लिखा है ना खुले। खुले का तात्पर्य क्या? ओपन सिस्टम होता है, जिसका आकार और प्रकार कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसी आधार पर जो लिखा है कि यह एक समृद्ध तंत्र है, समृद्ध का मतलब है बंद तंत्र, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। और इसीलिए यह पारिस्थितिकीय तंत्र का सेंटेंस नहीं है, बाकी सब पारिस्थितिकीय तंत्र के सेंटेंस है। अर्थात पारिस्थितिकीय तंत्र कैसा होता है? तो संरचित कार्यात्मक इकाई है। संपूर्ण जैवमंडल एक पारिस्थितिकीय तंत्र, ये भी सही है। उसका एक स्थानिक घटक, ये भी सही है। लेकिन डी वाला सही नहीं है, और इसी आधार पर यह आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर कथन और कारण पर आधारित प्रश्न है। कथन है कि जैविक समुदायों तथा जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतर संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिकीय कहते हैं। क्या यह सही है या गलत? ये सही है, क्योंकि जैविक समुदाय और मतलब जैविक समुदायों तथा जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतर संबंध के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय कहते हैं। तो यह स्टेटमेंट सही है। कारण जो लिखा है कि इस प्रकार के अध्ययन की इकाई पारिस्थितिकीय तंत्र कहलाती है, ये भी सेंटेंस सही है। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस सही हो, चाहे यह मतलब कथन हो चाहे कारण हो, तो कि दोनों सही हैं। लेकिन यहाँ पर जो कारण है यह कथन की पुष्टि नहीं कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस आधार पर आंसर जो होगा ये हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पारिस्थितिकीय के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकीय के अंतर्गत हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? अजैविक एवं जैविक तत्वों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो यही सबसे बेहतर है और यही आंसर है, क्योंकि पारिस्थितिकीय के अंतर्गत हम लोग जैविक एवं अजैविक तत्वों के पारस्परिक संबंधों का ही अध्ययन करते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है, एक संक्रमण क्षेत्र जहाँ पादप समुदाय प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से मिलते हैं क्या कहलाते हैं? उसको कहते हैं इकोटोन। क्या कहते हैं? इकोटोन। और उसी को कहते हैं संक्रमिका। क्या कहते हैं? संक्रमिका। और इसी को एक अलग नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं प्रतितान। क्या नाम देते हैं? इसी को हम कहते हैं प्रतितान। इसी को प्रतितान कहते हैं, इसी को हम संक्रमिका कहते हैं, और इसी को इकोटोन कहते हैं, जहाँ पर मतलब पादप समुदाय प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से मिलते हैं। अगला यहाँ पर सेंटेंस है, तब प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दो बायोमों के मिलन क्षेत्र के लिए सही है? तो उसी को हम कहते हैं प्रतितान, अर्थात उसी को कहते हैं इकोटोन। क्या कहते हैं? इकोटोन। तो यहाँ पर वही सेंटेंस है, कुछ और नहीं है। संक्रमण का तात्पर्य होता है, यहाँ पर भी देखिए एक दूसरे में मिलते हैं, और यहाँ पर भी वही देखिए लिखा है दो बायोम या दो बायोमों के मिलन क्षेत्र के लिए हम कौन सा सेंटेंस प्रयोग करते हैं? तो उसी को कहते हैं प्रतितान या इकोटोन। क्या कहते हैं? इकोटोन। और इसी को कहते हैं संक्रमिका या संक्रमण। यहाँ पर जो लिखा ना संक्रमिका, वही सेंटेंस है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का तप्त स्थल अर्थात हॉट स्पॉट नहीं? वैसे पूरे भारत में अगर देखा जाए तो 4 ही हॉट स्पॉट हैं जिसके बारे में हमको स्पष्ट होना चाहिए। एक तो हमारा हिमालय का सेक्शन है, एक है पूर्वी हिमालय, एक है पश्चिमी घाट, और एक हमारा मिलता है अंडमान निकोबार और सुंडालैंड आइलैंड। इस आधार पर अगर हम बात करें विश्व स्तर पर, तो विश्व स्तर पर जितने भी हॉट स्पॉट हैं ये लगभग उष्णकटिबंध क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंध क्षेत्र में पाए जाते हैं।
अर्थात जो लिखा है साइबेरिया में हॉट स्पॉट पाया जाता है, यही सेंटेंस सही नहीं है, बाकी सब सही हैं और इसी आधार पर यह गलत है। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, मिलान करना है और बताना है कौन सा सही। जैसे लिखा है पारिस्थितिकीय निषेध, क्या लिखा है, पारिस्थितिकीय निषेध। बताना है कि पारिस्थितिकीय निषेध किसने दिया है, तो इसको दिया है जे ग्रेनेल ने। किसने दिया है, जे ग्रेनेल ने। इसी प्रकार आपसे लिखा है गहन पारिस्थितिकी, क्या लिखा है, गहन पारिस्थितिकी किसने दिया है, अर्नीस नेस ने। किसने दिया है, अर्नीस नेस महोदय ने दिया है। इथोलॉजी जो शब्द है यह किसके द्वारा दिया गया है, सेंट हिलेयर। यहां देखिए ये जो है आईजी सेंट हिलेयर के द्वारा दिया गया है। और पारिस्थितिकीय शब्द किसके द्वारा दिया गया है, अर्नेस्ट हैकल महोदय के द्वारा दिया गया है, जिसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो इस आधार पर अगर हम मिलान करें अपने आंसर का और विकल्प का चयन करें तो हो जाएगा 3142। तो 3142 अर्थात ए विकल्प सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है कि पारिस्थितिकीय तंत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु अति आवश्यक होता है। पारिस्थितिकीय तंत्र कब संतुलित होता है उसी के विषय में बताना है, क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं। जैसे लिखा है जैव विविधता का संरक्षण। अगर किसी भी पारिस्थितिकीय तंत्र को संतुलित करना है तो जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक होता है। ये बात पूरी तरीके से सही है। लेकिन जो लिखा है दूसरा स्टेटमेंट कि जीव जंतुओं का नवीन प्रजातियों का विकास, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यदि हम नवीन जीव जातियों का विकास करते हैं तो इससे किसी पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण होता है या संतुलित होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर लिखा कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग। अगर कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होगा, पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होता है। फिर लिखा है इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो सबसे सही सेंटेंस है वो है जैव विविधता का संरक्षण। यदि हम जैव विविधता का संरक्षण करते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहता है, अर्थात आंसर होगा ए। अगला प्रश्न यहाँ पर है जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला जो वैज्ञानिक है निम्न में से कौन है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग के बारे में पूछ रहा है, तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया है, उसका नाम है ई.ओ. विल्सन। क्या नाम है, ई.ओ. विल्सन। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है पारिस्थितिकीय विकास की प्रमुख अवधारणा है। तो पारिस्थितिकीय विकास की जो प्रमुख अवधारणा है, लिखा संतुलित पारिस्थितिकीय विकास, समन्वित पारिस्थितिकीय विकास, सतत पारिस्थितिकीय विकास और इनमें से सही। तो सभी सेंटेंस सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है कि कथन और कारण पर आधारित है। कथन है कि झील एक पारिस्थितिकीय तंत्र है, तो ये बात तो पूरी तरीके से सही, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। फिर लिखा है यह सीमित आकार का जलाशय है। क्या यह सही है कि गलत, ये भी सही है। अर्थात जो झील है यह एक सीमित आकार का जलाशय है और झील क्या है, एक पारिस्थितिकीय तंत्र है, लेकिन यह सीमित आकार का जलाशय है इसलिए एक पारिस्थितिकीय तंत्र है, ऐसा नहीं है। अर्थात यह व्याख्या नहीं कर रहा है, बल्कि दोनों यहां पर कथन और कारण सही हैं, तो इस आधार पर आंसर जो होगा यह बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकीय तंत्र है। तो घास का क्षेत्र क्या मानव निर्मित है, नहीं। फिर लिखा है सस्य भूमि प्रदेश। सस्य भूमि मतलब जो कृषिगत भूमि होती है, कौन सी होती है, कृषिगत। तो कृषिगत भूमि जो होती है यह मानव निर्मित होती है। साथ में लिखा है वन भूमि, तो वन भूमि भी प्राकृतिक है। मरुस्थलीय जो पारिस्थितिकीय तंत्र ये भी प्राकृतिक है। तो ऐसे में मानव निर्मित केवल एक ही है और वो है सस्य भूमि, अर्थात जहां पर हम कृषि करते हैं। तो इस आधार पर आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है जीवमंडल शब्द का प्रथम बार व्यापक स्तर पर प्रयोग किसने किया था। जीवमंडल का जो शब्द है ये सबसे पहली बार किसने व्यापक स्तर पर किया था, तो उसका नाम है वर्नाडस्की महोदय। क्या नाम है, वर्नाडस्की। चलिए अगला प्रश्न यहां पर है और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, नहीं कौन सा गलत है, ठीक है ना। सुमिलित नहीं, इसका तात्पर्य कि सब सही है, सिर्फ एक ही गलत है। जैसे लिखा है समस्थितिकीय प्रणाली पारिस्थितिकी स्थिरता बनाए रखने हेतु पारितंत्र में होने वाले किसी परिवर्तन का प्रति संतुलन स्थापित करने हेतु प्राकृतिक परितंत्रों में अंतर्निहित स्वाविनिमय की प्रणाली को कहते हैं समस्थितिकी। ये सही। फिर लिखा है सम पारिस्थितिकीय। फिर लिखा है जैव समुदायों के बीच की जटिल अंतर संबंधों का अध्ययन। ये भी सेंटेंस सही है। इसी प्रकार लिखा है निवल प्राथमिक उत्पादन पोषण स्तर एक संग्रहित ऊर्जा अथवा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है। ये भी सेंटेंस सही है। लेकिन जो लिखा है गंभीर पारिस्थितिकीय, तो यहाँ पर लिखा है नृकेंद्रीवादी दृष्टिकोण पर आधारित पर्यावरणवाद, ऐसा नहीं है। तो ये सेंटेंस गलत है।
क्योंकि गहन पारिस्थितिकी का तात्पर्य हमने आपसे पहले ही कहा है कि जिसमें मानव को भी प्रकृति का एक घटक मान लिया जाता है, उसी को कहते हैं हम लोग गहन पारिस्थितिकी या गंभीर पारिस्थितिकी। ऐसे में यह डी वाला जो ऑप्शन है यह गलत है और इसी आधार पर यह आंसर है। अगला यहां पर है, किसी दिए गए पारिस्थितिकीय तंत्र में निवासियों की पोषित हो सकने वाली अधिकतम संभाव्य संख्या क्या कहलाती है? उसी को कहते हैं वहन क्षमता। क्या कहते हैं? वहन क्षमता, कि वह कितने को धारण कर सकता है। तो वहन क्षमता यहां पर आंसर हो जाएगा और आंसर यहां पर है सी। क्या है? सी। चलिए, इसी आधार पर आज का जो एपिसोड है यह यहीं पर समाप्त होता है और हम लोग कल पुनः एक नए एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।